नमस्कार मित्रों, हम लोग पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना इंस्टीट्यूट बाय मिश्रा सर्वे। जैसा कि कल हमने क्लास 10 के ज्योग्राफी का पहला पार्ट देखा था और लगभग कुछ भाग हमने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे आज भी बढ़ रहे हैं। कल साथ हमने एजेंडा 21 पढ़ दिया था। अब उसके आगे थोड़ा और आज विस्तार से पढ़ते हैं। कम समय में हम ज़्यादा नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं और आपको आपके 2025 बोर्ड को देखते हुए ये सारी क्लासेस जारी की जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कल हम जहाँ से पढ़ चुके थे उसके आगे देखते हैं। तो कल हमने शायद एजेंडा 21 का पढ़ दिया था। आज हमें पढ़ना है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है। जो ब्राजील के शहर में संपन्न हुआ था, आखिर में उसका उद्देश्य क्या था, उसको भी देख लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। हमने कल पढ़ा था एजेंडा 21 के बारे में। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? एजेंडा 21 के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम क्या करते हैं, उसी के आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि जो एजेंडा 21 था वो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास समाज सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। मतलब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है वहाँ के प्रमुख। जैसे अगर भारत के राष्ट्राध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, चीन के राष्ट्रपति हो गए। ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं और जहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि एजेंडा 21 के बारे में इतनी चीजें हमने जान ली थी। आज हमें देखना है उद्देश्य कि आखिर में एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था समानहित, कि सभी देशों के समानहित हों, पारस्परिक आवश्यकताओं कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, सम्मिलित जिम्मेदारियां हों, मतलब सभी का क्या हो, जिम्मेदारियां बराबर रूप से दी जाए, के अनुसार विश्व आयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। इसमें बताया गया था कि सभी के समान हितों का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ पारस्परिक आवश्यकताओं में वृद्धि करेंगे और पर्यावरणीय क्षति को कम नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात हम पर्यावरणीय नुकसान नहीं होने देंगे। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा था भारत में संसाधन नियोजन, कि भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है? तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। जब आप किसी चीज के लिए योजना बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, हमारे पास उसके लिए कौशल युक्त प्रशिक्षण लोग हैं या नहीं है। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, जब भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान लागू हो गया, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें। तो उस क्रम में हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कौन सी? पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अगले 5 सालों में भारत किस उद्देश्य पर काम करेगा। भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई उसमें यह बताया गया कि हम क्या करेंगे, अपने जो संसाधन है उसका नियोजन करेंगे। सबसे जरूरी बात क्या बताई गई कि जो हमारा संसाधन है उसमें क्या करेंगे, हम नियोजन करेंगे, उसका उचित ढंग से प्रयोग करेंगे। फिर आता है भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। जब पंचवर्षीय योजना आई उसमें भारत के द्वारा संसाधन नियोजन के क्या मुख्य बिंदु शामिल किए गए, उसमें देखते हैं। तो कह रहा है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करना। सबसे पहले हम भारत में जो 28 राज्य हैं उस समय क्या थे, 28 नहीं थे, लेकिन हालांकि जितने भी राज्य थे उन सभी में जितने भी संसाधन पाए जाते थे उनकी पहचान की जाए और साथ ही साथ उनकी तालिका बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है, क्या आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, क्या तमिलनाडु में पाया जाता है। इन सबकी एक तालिका बनाई जाए और उस तालिका के अनुसार हम उसका अध्ययन करें, उसका उपयोग करें। दूसरा क्या था कि उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। हम जब नियोजन ढांचा बनाया था उनका प्रयोग कैसे होगा, तो हम किस बातों का ध्यान रखें, कौशल कि हमारे यहाँ की जनता उससे प्रशिक्षित है या नहीं है, टेक्नोलॉजी जो हमारे समय हमारे पास बहुत कम थी, संस्थागत ढांचे जो संस्थाएं बनाई जाती हैं उनकी बातें सुनी जाए। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, नियोजन ढांचा तैयार करेंगे। क्या करेंगे, नियोजन ढांचा तैयार करेंगे। फिर हमारा आता है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। हम साथ साथ संसाधन का भी नियोजन करें
और अपने विकास का भी नियोजन करें ताकि हमारा देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसके बाद क्या था, कुछ बातें और थी। हमने जो देखा था भू संसाधन, हम अब देखेंगे भू संसाधन। और आप जानते हैं कि भूमि जो है वो प्रत्येक मानव के लिए अर्थात प्रत्येक जीवधारी के लिए बहुत ही अनिवार्य रूप है। बिना भू संसाधन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यदि आपके पास भूमि नहीं है तो ना तो आप जीवित रह पाएंगे और ना ही अन्य घटनाएं कर सकते हैं। सबसे पहले तो भूमि है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक का मतलब हमें इसे ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। वो प्राकृतिक वनस्पति जो जंगल होते हैं, वन्य जीव जीवन मतलब जो जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु हुए, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिससे आपको धन मिले, वो सभी क्रियाएं, परिवहन जो आपके आने जाने का मार्ग होता है, साधन होता है, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती है। तो जितनी भी प्रकार की क्रियाकलाप आप करते हैं वो सारे किसी न किसी रूप में किससे जुड़े होते हैं, पर्यावरण से अर्थात भूमि से जुड़े होते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जो भूमि है वो क्या सीमित है, इससे आप देखते हैं कि आपकी जमीनें नहीं बढ़ती, जमीनें बढ़ जाती। वास्तव में जमीन क्या होती है, स्थिर रहती है। तो इसीलिए हमें जमीनों का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जमीनों में और कृषि में क्या करें, अपने खेतों में ज्यादा उर्वरक का प्रयोग कर दें, इसकी उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाए, है ना। हर स्थान पर मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास क्या हो जाएगी, कृषि होगी, भूमि नहीं बचेगी। तो वही कह रहा है कि भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है, सीमित संसाधन है। चलिए इसके बाद देखते हैं भूमि के बारे में बहुत सारी चीजें देख लेते हैं कि भारत में भूमि कितना, भारत में वास्तव में भूमि है कितना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए क्या है भारत में भूमि, कह रहा है लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। भारत की जो 43% भूमि है वो क्या है, मैदान है, जिसमें आप उत्तर के मैदान देखते हैं। जब आपने 9th का भूगोल पढ़ा होगा तो आपको उसमें उत्तर का मैदान बताया गया होगा, प्रायद्वीपीय भारत बताया गया होगा, पठार बताया गया होगा, हिमालय बताए गए होंगे। तो उसी क्रम में हमारे क्षेत्र जो हमारा भारत है उसमें लगभग 43% क्षेत्र क्या है, मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। जहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है भारत में वो कौन सा है, भारत का उत्तरी मैदान है। साथ ही साथ लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। लगभग 30% जो यूनिवर्सिटी है वहां पर क्या है, पर्वत है। जैसे आप भारत का उत्तर क्षेत्र देख लें, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे आप मिजोरम मेघालय में देख लें तो यहाँ पर क्या है, पर्वत और पहाड़ है। फिर क्या जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जो पठारी क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से बारहमासी नदियां निकलती है जिनमें पूरे वर्ष भर जल भरा रहता है। साथ ही साथ ये पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देती है, यहाँ पर लोग घूमने भी ज्यादा जाते हैं। साथ ही साथ और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उपजाऊ फसल पाई जाती है, उपजाऊ कीमती पौधे पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो औषधियाँ होती हैं वो भी पाए जाते हैं। क्योंकि लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, भारत का लगभग 27% हिस्सा क्या है, पठारी क्षेत्र है। भारत का 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं और वनों के अपार संचय हैं। मतलब पठारी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, खनिज। जैसे आप देखते हैं कोयला, है ना, भारत में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह अयस्क हो गया, यही साथ ही साथ एल्युमिनियम देख लिया जाए, एल्युमिनियम हो गया। ये सारे चीजें किस रूप में, खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। और किस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र, किस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब होगा गैस है, क्या हो गया, गैस हो गया आपकी। साथ ही साथ गैसों के साथ साथ और क्या हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, है ना, केरोसिन, ये सारी चीजें क्या आती हैं, जीवाश्म ईंधन में आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, कह रहा है भू उपयोग, भारत में भूमि का उपयोग कैसे होता है। जो भारत है यहाँ पर जमीनों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो कह रहा है भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है ना। जो पृथ्वी है या जो जमीनें हैं हमारी, तो क्या विभिन्न गतिविधियों के लिए की जाती है। कोई खेती करने के लिए करता है, तो कोई कारखाने बनाता है, कोई रहने के लिए आवास बनाता है। तो ये सारी गतिविधियां किसके लिए होती है, पृथ्वी भूमि पर ही होती है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व या आखिर में जमीनों का उपयोग है वो भारत में कैसे होता है और किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहला आता है वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र। वन किसे कहते हैं, जहां पर काफी मात्रा में पेड़ पौधे हो, जहां काफी मात्रा में क्या हो, पेड़ पौधे, उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं।
तो हमारी भूमि का लगभग कुछ परसेंट भाग वनों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वनों से है। फिर इसके बाद आता है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ऐसा भूमि जो कृषि के लिए नहीं है, ऐसी भूमि जो कृषि के लिए नहीं, जहाँ पर सड़कें बनाई जाती है, इमारतें बनाई जाती है, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। कह रहा है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई जाती है। मतलब हमें पता है कि जहाँ पर खेती ही नहीं की जा सकती, जैसे आप अपने आसपास देखोगे बहुत से लोगों ने अपने खेतों को परती छोड़ा हुआ होगा, तो इसमें उनको पता है कि यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर क्या बनाते हैं? मकान बनवा लेते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर क्या किया जाता है? इमारतें बना दी जाती हैं, सड़कें बनवा दी जाती हैं और उद्योग धंधे लगा दिए जाते हैं। फिर आता है प्रतिभूमि। वर्तमान प्रति जहाँ कृषि एक वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो, तो प्रति किसे कहते हैं? प्रतिभूमि वह होता है कि जहाँ कम से कम एक वर्ष से कम समय से खेती नहीं की जा रही हो, है ना, मतलब लगातार एक वर्ष हो गया वहां पर खेती नहीं की जा रही, तो क्या कहलाएगा? प्रतिभूमि कहलाएगा। फिर आता है अन्य प्रति। अन्य प्रति जहां 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो उसे कहते हैं अन्य प्रति। मतलब इसमें उपजाऊ क्षमता है, उसे छोड़ दिया गया था कि आने वाले समय में हम खेती करेंगे। जैसे आपने झूम खेती का नाम सुना होगा, है ना, ये सारी खेती किसमें आती है? अन्य प्रति में आती है। इसमें आती है अन्य प्रति में आती है। आगे देखते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार, इसका मतलब क्या है? कह रहा है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मतलब जमीनों की बनावट, जैसे आप देखते हैं कहीं पे समतल भूमि है, कहीं पे ढालू भूमि है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, तो ये सारी चीजें क्या है? भूमि की बनावट हो गई, आकृति हो गई, मृदा हो गई कि वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इस प्रकार से मिट्टी होता है। तथा मानवीय कारक, ये क्या करते हैं? भूमि को प्रभावित करते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहाँ पर जमीनें कम होंगी। जैसे बिहार को देख लिया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार का है, तो बिहार में कृषि योग्य जमीनें कम है। प्रौद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिक क्षमता का मतलब कि कारखाने लगाने के लिए उनके पास क्षमताएं है या नहीं है। संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती है। लोग, कुछ लोग क्या करते हैं? जमीनों को मां समझते हैं, है ना। लोग, बहुत से लोग आपने देखा होगा जमीनों को नहीं बेचते या दूसरों को नहीं देते। इसका मतलब क्या है? उनको जमीनों से क्या लगाव है, उनकी पारंपरिक मान्यताएं हैं जो क्या है पूर्वजों से उनकी चली हुई आ रही है कि हमें जमीनों को बेचना नहीं है। ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फिर आता है भू न्यूनीकरण के उपाय। भू न्यूनीकरण के उपाय कि भूमि कैसे कम होती जा रही है, भूमि की उर्वरता शक्ति है वो कम कैसे होती जा रही है। अन्य घटना, सबसे पहला खनन, है ना। जब सरकार को पता चल जाता है कि कहीं पर ये पदार्थ में मिलने वाला, तो वहां पर क्या करता है? खनन कर लेता है। क्या करता है? खनन। तो जब उस क्षेत्र में खनन किया जाता है तो भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, जहां से वहां की क्या होती है? बहुत सी इमारतें ढह जाती है, वहां से कृषि और भूमि हट जाती है। फिर आता है अतिचारण, मतलब लोग क्या करते हैं? अपने अपने पशुओं को ले जाकर मैदान में चराने लगते हैं, जहां से क्या होती है? पशुएं क्या करती हैं? चारे के साथ साथ खेतों को भी नुकसान पहुंचा देती हैं। फिर होता है अपसिंचाई, लोग क्या करने लगे हैं? फसल ज्यादा पाने के लिए अधिक से मात्रा में सिंचाई करने लगे हैं, मतलब जिस फसल को कम पानी की आवश्यकता है उससे भी ज्यादा पानी दे रहे हैं। साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण, जहां पर कारखाने लगाए जाते हैं वहां से धुएं निकलते हैं, हानिकारक जल निकलते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है? पृथ्वी को न्यूनीकरण में सहायता देती है। वनोन्मूलन, मतलब धीरे धीरे वनों को नष्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे वनों का नष्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग, देश क्या है? देश कहे, जनता कहे, विकास के कारण वनों को क्या कर रही है? बार बार नष्ट कर रही है। फिर है भू संरक्षण के उपाय कि हमें भूमि को कैसे बचाना होगा। अगर हम भूमि को बचाना चाहें तो कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे वनोरोपण, अर्थात ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। क्या लगाएं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, है ना। पेड़ पौधे लगाया जाए। क्या लगाया जाए? पेड़ पौधे लगाया जाए। पशु चारण पर नियंत्रण किया जाए। जो पशु क्या है छोड़ देते हैं मैदानों में, खुले मैदान में चरने के लिए, पशुओं पर क्या लगाया जाए? नियंत्रण लगाया जाए। उनके लिए चारे की व्यवस्था घर में की जाए। रक्षण मेखला, अर्थात में क्या लगाया जाए? जैसे आप देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, है ना, ऐसे प्रत्येक गांव में रक्षक मेखला बनाया जाए जो क्या करे? खेतों की रक्षा करे, जमीनों की रक्षा करे, है ना। साथ ही साथ खनन नियंत्रण, हमें क्या करना चाहिए? जो हम खनन करके नए नए पदार्थ निकालते हैं उसमें थोड़ा कमी लाना चाहिए। हम कम क्षेत्रों पर खनन करें, साथ ही साथ औद्योगिक जल का बहिष्करण करें। मतलब जो क्या है कल कारखानों से था
कारखानों से, मशीनरियों से निकलने वाले जो गंदे जल है उसको हम ऐसे स्थान पर भेजें जहाँ पे उसकी समुचित व्यवस्था की जा सके। चलिए आगे देखते हैं और कितने प्रकार है। फिर कहता है मृदा का निर्माण, कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो कह रहा है मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। ऐसा नहीं कि मिट्टी आज समाप्त होगी दूसरे दिन बन जाएगी, जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। जैसे आपके पास जो 15 सेंटीमीटर की पट्टी होती है उसमें से एक भाग, छोटा सा 1 सेंटीमीटर भाग क्या होता है, बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी का 1 सेंटीमीटर भाग बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। साथ ही साथ मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। जब शैलें टूटती हैं, चट्टानें टूटती हैं तो मिट्टी बनती है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, मिट्टी के निर्माण में बहुत सारे प्राकृतिक कारक भी आते हैं। साथ ही साथ जैसा कि तापमान हो गया, पानी का बहाव हो गया और पवन हो गया, ये भी क्या करती है, मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। मिट्टी के प्रक्रिया में कई भौतिक होते हैं, मतलब भौतिक का मतलब जो अपना रूप बदल सकते हैं, रासायनिक का मतलब जिससे पूरा गुण ही बदल जाता है। जैसे आप देखते हैं मिट्टी क्या होती है, काली होती है, वहां से दोमट में बदल जाती है, पीली में बदल जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए फिर आता है मृदा के प्रकार। क्या आता है, मृदा के प्रकार। भारत में पाई जाने वाली मृदा, पहली मृदा कौन है, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, वन मृदा और स्तरीय मृदा और लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा। काली मिट्टी का मतलब कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे ज्वालामुखी ज्यादा उद्गार हुआ होगा। वन मृदा मतलब कहाँ पर, जंगलों के द्वारा बनाए गए वन अर्थात वनों के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है, वन मिट्टी कहलाती है। और स्तरीय मिट्टी जिसे आप रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रकार से भारत में मिट्टियां भी पाई जाती हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, भारत के लगभग 45% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने पर, 45% क्षेत्र पर क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 45% क्षेत्र पर क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यह विकसित किया जाता है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। अर्थात जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मृदा जो होती है वो नदियों के बहाव से आता है। रेत हो गया, सिल्ट हो गया, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। मतलब इसमें रेत भी पाई जाती है, सिल्ट भी पाई जाती है और मृत्तिका भी पाई जाती है। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर कहलाती है। अगर ज्यादा पुरानी जलोढ़ मृदा होगी तो क्या कहलाएगी, बांगर कहलाएगी, और जो नई जलोढ़ मृदा होगी उसे कहेंगे खादर। खादर में ज्यादा उपज होती है जबकि बांगर में कम उपज होती है। फिर आता है बहुत उपज तथा गन्ना, चावल आदि फसलों के लिए आवश्यक होती है। अगर कहा जाए कि जो जलोढ़ मृदा है किसके लिए आवश्यक होती है, गन्ना के लिए, साथ ही साथ चावल के लिए, गेहूं के लिए, ये क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। एक और देख लेते हैं, बाकी हम इसको देखेंगे। देखते हैं काली मिट्टी। आखिर में काली मिट्टी क्या है, देख लेते हैं। तो कह रहा है रंग काला होता है। काली मिट्टी से नाम से पता हमें क्या होता है, रंग काला होता है। और इसका दूसरा नाम जो है वो है रेगन मृदा, अर्थात रेगन मिट्टी है। साथ ही साथ टिटेनिफेरस में लेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। मतलब क्या पाई जाती है, टिटेनिफेरस में लेटाइट एवं जीवाश्म पाया जाता है। बेसाल चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बेसाल चट्टानों के टूटने से। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मतलब काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक, अगर कहा जाए कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है तो कपास होती है, सॉरी काली मिट्टी होती है। मतलब काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत काफी मात्रा में की जाती है। और आपको पता है कपास से क्या बनाया जाता है, सूती वस्त्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है। जैसे ये कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र में,
सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। तो आज हम यहीं तक सीमित होते हैं, है ना। इसके आगे कल छोटे से पार्ट में ये आपका पाठ समाप्त कर दिया जाएगा।